So, today we are going to discuss a very controversial topic, that is carbon trading and carbon market cooperation between India, between South and North. As we discussed in our classroom program, that carbon is an instrument which is used by West to regulate or sometime manipulate the market of developing countries or to put pressure on developing countries. मतलब यूरोपियन कंट्रीज के पास दो नॉर्म्स हैं जिनको लेके यूरोपियन कहो या डेवलप्ड कहो या ग्लोबल नॉर्थ के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको लेके वो हमेशा साउथ के जो ग्रुप है उसको ब्लैकमेल करता है। साउथ को, ग्लोबल साउथ को ब्लैकमेल करता है। अब इसका मतलब क्या है बेटा ब्लैकमेल करने का? पहला है डेमोक्रेसीज। तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को लेके, जैसे चाइना है, वो शोर मचाता है कि मेरे यहाँ पर डेमोक्रेसी के बहाने से, डेमोक्रेसी इम्पोज करने के बहाने से अमेरिका एक तरह से ब्लैकमेल करता है, अनटचेबल बना देता है चाइना को या कम्युनिस्ट कंट्रीज को। दूसरा, ऑन द इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो बड़ी कंट्रीज में, जैसे इंडिया जैसी बड़ी कंट्री है या किसी भी कंट्री में, चाहे पाकिस्तान जैसी कंट्री हो, श्रीलंका जैसी कंट्री हो, हर स्टेट में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसीज में खास तौर के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है। उस उस डिससेटिस्फेक्शन को वेस्ट जो है वो कैश कराता है। अब ये जो कार्बन एमिशन का इशू है, इस इशू में वेस्ट की कोशिश ये होती है कि, या वेस्ट की कहो या नॉर्थ की कहो या डेवलप्ड कंट्रीज की कोशिश यही होती है कि अपनी इंडस्ट्री को बचा के रखो और जो इम्पोर्ट है, जो साउथ से आने वाला इम्पोर्ट है या डेवलपिंग नेशन से आने वाला जो इम्पोर्ट है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखो। अगर नहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं तो कभी ना कभी इसको ब्लैकमेल के तौर पे इसको यूज कर लो। हालांकि ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसा करते हैं। यूरोप के नॉर्म्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, और आज से नहीं है, यूरोप पिछले 25-30 साल से ये नॉर्म्स को फॉलो करता आ रहा है। यूरोप में जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हीकुलर है या वो इंडस्ट्रियल है या कहीं और पर भी, उनके जो इमिशन नॉर्म्स हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट हैं। हमारे लिए भी, अपने लिए भी। उनके अपने यहाँ पर भी इमिशन नॉर्म्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूट करती है और गाड़ी पुरानी है तो वो गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपने कई बार आपने वो बाहर की फ़िल्मों में या कई सारी जगहों पे देखा होगा जहाँ पर कारों का एक डंप यार्ड है कि कार एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा पुरानी हो गई, सर्टेन एज से ज़्यादा पुरानी हो गई, अब आप कार उसको चला नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। इंडिया में ऐसे नॉर्म्स नहीं है। यहाँ पर पूरी कार खोल के, कार के पुर्जे निकाल के, तारों को आग लगा के उसमें से कॉपर अलग से निकाला जाएगा। यहाँ पर नॉर्म्स का वो स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक? और कभी-कभी मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूरोप में रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर अगर आप जो पेट्रोल है या फिर वो जो गाड़ियों से निकलने वाला जो ऑयल होता है, अगर वो ज़मीन पे गिरता है तो हमारे यहाँ पे इसको पाप माना जाता है, बिकॉज़ इट विल वन डे इट विल पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है, ठीक? अब वेस्ट ये कहता है कि मैंने अपने यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को लेके, मेरे यहाँ पे नॉर्म्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स मेरे सबसे पहले मेरी इंडस्ट्री पर और मेरे अपने लोगों पर लगते हैं। अगर मेरी इंडस्ट्री पोल्यूट करती है तो मैं उसके ऊपर टैक्स लगाता हूँ, कुछ केसेस में हेवी टैक्सेस लगाते हैं। अब हर चीज़ की एक लिमिट है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। पोल्यूट मतलब वो नेचुरली है, वो पोल्यूशन होगा ही उनसे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, पोल्यूशन करेगी। एल्यूमीनियम इंडस्ट्री है, पोल्यूशन करेगी। स्टील इंडस्ट्री है, पोल्यूशन होगा। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि पोल्यूशन होगा, इस करके वो नॉर्म सख्त करते हैं। दूसरा कंडीशन आपके पास ये है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को अ, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लो, आप टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस कर दो जिसकी वजह से एमिशंस कम से कम हो। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं या कंट्रीज ऐसी हैं जिनको प्रोडक्ट सस्ते बनाने हैं, यूरोपियन मार्केट से कंपटीशन करना है, तो उन्होंने क्या किया, यूरोप से बाहर एशियन कंट्रीज में या फिर ग्लोबल साउथ में वो अपनी कंपनीज को लेके, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, जहां पर जो इमिशन नॉर्म्स है बहुत सख्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप के अंदर अगर लोहा प्रोड्यूस करते हैं, आयरन आप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट आती है। कॉस्ट में आपके इमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी जो कंपनी है वो लोहा बनाती है, स्टील बनाती है, उसमें वो कार्बन एमिशन करती है, 1 टन लोहा बनाने के लिए अगर वो 2 टन कार्बन एमिशन करती है तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब आपने क्योंकि कार्बन एमिशन ज़्यादा किया है, इस करके आपके ऊपर टैक्स, हेवी टैक्स लगेगा।
अब दूसरा कंडीशन आपके लिए है, आप अपना टैक्स नॉर्म्स कम कर दो, अपने यहाँ पर सॉरी अपने जो इमिशन नॉर्म्स हैं उसको स्ट्रिक्ट करके आप अपने इमिशंस को कम करो। कम करने के लिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लेके आओ। अब ये मैकेनिज़्म वहाँ पर है। इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो लेटेस्ट मैकेनिज़्म डेवलप हुआ, उनके मैकेनिज़्म और हमारे मैकेनिज़्म के अंदर फ़र्क है। जो यूरोप में जो चलता है उसको सीबीएम कहते हैं। सीबीएम मतलब हाँ, सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म और हमारे यहाँ जो प्रोविज़न है दैट इज़ इंडियन कार्बन मार्केट। अब इंडियन प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंगली इंडियन कार्बन मार्केट क्या कहती है कि अगर आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो पहली बात आपको कार्बन एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको अफॉरेस्टेशन करना है, आपको ज़्यादा जंगल लगाने पड़ेंगे। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया काफ़ी लंबे टाइम से हम हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। आप नए-नए मैकेनिज़्म लेके आओ और एफॉरेस्टेशन करो, इसका मतलब जितना आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली में उसके कंपैरिज़न में आप जंगल लगा दो, पेड़ लगा दो। और हमारे यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कार्बन एमिशन की जो रेट हैं वो कंपैरेटिवली बहुत लो हैं, बहुत कम है। अगर यूरोप में किसी चीज़ के लिए फाइन जो है वो 200 यूरो है, हमारे यहाँ पर कार्बन एमिशन करने के लिए आपको वही जो 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे। इतने परसेंट कार्बन एमिशन आपने किया, आपको 2000 5000 रुपए पे करने हैं। वहाँ पर उनके लिए जो नॉर्म्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब यूरोप ये कहता है कि अगर इंडिया में कोई कार्बन एमिशन करके मेरे यहाँ पर स्टील, एल्यूमीनियम या सीमेंट बेचने की कोशिश करता है। अब ऑब्वियसली यूरोप का सीमेंट महँगा होगा, यूरोप का एल्यूमीनियम, यूरोप का स्टील महँगा होगा क्योंकि उनके नॉर्म्स सख्त हैं, उनकी इंडस्ट्री ने पैसा लगाया है और उनकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली महँगी है। पहली बात तो प्रोड्यूस करते हैं वो अलग बात है, उन्होंने पॉल्यूशन को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा दिया। जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं। बट क्योंकि अब रीसेंट नए टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमें भी या वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली चलना है, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम भी ऐसे नॉर्म्स लेके आएँगे। उन नॉर्म्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको 2030 तक आते-आते इन तीनों इंडस्ट्री में मेजर इंडस्ट्री जो हैं, कार्बन है, जो कार्बन एमिशन है जिसमें स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज़ है, आपको इसमें कार्बन एमिशन कम करना। बाकी की इंडस्ट्रीज़ में भी आपको कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा 2030 तक के जो भी नॉर्म्स हैं। और प्लस आपके साथ आपको इसके अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये कहा कि आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब उससे क्या होगा कि कार्बन अगर प्रोड्यूस करते भी हैं तो अपने उसके कंपैरेटिवली उतने पेड़ लगा दिए तो बैलेंस हो जाएगा। प्लस हमारे यहाँ पर जो जो फाइन लगेगा या जो टैक्स लगेगा वो कंपैरेटिवली यूरोप के कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब नए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली इंडियन कंपनीज या ये और नॉर्थ और साउथ के बीच में कॉपरेशन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। कैसा है कि ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, आपको हमारे साथ, हमें आपके साथ। और विदाउट ट्रेड तो ना तो आप ग्रो करेंगे ना हम ग्रो करेंगे। तो नॉर्म्स ये हैं कि अब आपको एक एक जॉइंट मैकेनिज्म के ऊपर डेवलप होएंगे। ये जो फीस है आपके यहाँ पे इतनी है, हमारे यहाँ पे इतना होगा। आप जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ भेजेंगे उस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी कंट्री में, यानी कि अगर इंडिया ने कोई इंडियन बिजनेसमैन आयरन प्रोड्यूस करता है और उसको इंग्लैंड भेजना चाहता है या यूरोप बेचना चाहता है, तो यहाँ पर उसने अगर 2000 रुपए टैक्स पे किया है, 5000 रुपए पर टन अगर टैक्स पे किया है, 2000 पर टन टैक्स पे किया है, तो इसका मतलब यूरोप उसके ऊपर अब टैक्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब डबल टैक्सेशन से बचने का एक प्रोविजन है। ठीक? अब इसको डिस्कस करते हैं क्या-क्या है इसके अंदर। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव अनवील्ड न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा इन सितंबर 1725, signaling a deeper, broader partnership between the two sides, built around 5 central pillars: prosperity, sustainability, technology, innovation, security and defense, connectivity, global issues, and cross-cutting enablers. The agenda aims to align shared economic and geopolitical interest. अब ऑब्वियसली हमारे यूरोप के इंटरेस्ट बहुत सारी जगहों के ऊपर, जब ट्रेड का मामला आता है तो इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं। प्लस हम जब यूरोप को बेचें तो यूरोप ये कहे कि आपका प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपने कार्बन एमिशन ज़्यादा किया हुआ है, आपके नॉर्म सख्त है, इसका मतलब इंडियन माल तो यूरोप में बेच नहीं सकते। ठीक, यूरोप को बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में बेचने हैं, इस करके उनको इंडियन प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, इसके लिए वो टैक्स लगाएँगे। तो टैक्स बोले हमने हमारी कंट्री में, हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने इंडिया में टैक्स पे कर दिया है। अब आपको हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इसके बीच में यही एग्रीमेंट है। जब एक बार टैक्स पे हो गया, जो इंडियन नॉर्म्स को फुलफिल कर लिया, तो यूरोप में दूसरी बार टैक्सेशन नहीं लगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम से इस तरह से है कि आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस करना पड़ेगा। तो यूरोप जब जिस चीज़ के लिए इंडियन बिज़नेसमैन इंडिया में टैक्स पे कर दिया, यूरोप उसी चीज़ के ऊपर कार्बन एमिशन के नाम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। Then, among its most forward-looking elements in the proposal of the link India's carbon market with the European Union's carbon border adjustment mechanism,
a move that could reshape global climate and trade relations. Promise of the linkage. The proposed ICM CBAM linkage, ICM मतलब जो इंडिया का है, इंडियन कार्बन मार्केट, और यूरोप का है यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM. Linkage seeks to resolve a key problem of Indian exporters, the risk of डबल कार्बन टैक्सेशन. जिस काम के लिए आपने इंडिया में टैक्स पे किया, उसी काम के लिए आपको यूरोप में टैक्स पे करना पड़े, ये नहीं होगा. Under the CBAM, the government European Union levies a carbon charge on the imports based on their embedded emissions, ensuring fair competition with domestic industries that already pay for the carbon emission under the EU emission trading system. वही पॉइंट जिसको हमने डिस्कस किया पहले कि अगर यूरोपियन कंपनी यूरोप के अंदर लोहा प्रोड्यूस कर रही है या कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है जिसके लिए हैवी टैक्सेशन है यूरोप की मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट को आप यूरोपियन मार्केट में नहीं बेच सकते, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको वो कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो यूरोपियन कंपनी बर्बाद हो जाएंगी. देन इफ इंडिया डोमेस्टिक मार्केट कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय EU, अब पॉइंट ये है, Indian domestic market carbon costs are recognized by the EU. Europe exporters could offset their payments against CBAM due preventing डबल टैक्सेशन. अगर इंडिया में टैक्स पे कर दिया है, अगर उनको नॉर्म्स पसंद आते हैं, वो रेट पसंद आता है जो हम फिक्स करेंगे, इस रेट के ऊपर कार्बन एमिशन ये टैक्स लगेगा, अगर यूरोप को पसंद आता है तो ऑब्वियसली इंडियन एक्सपोर्टर्स अपना माल एक्सपोर्ट कर सकेंगे. देन दिस कुड एनकरेज अर्ली डीकार्बनाइजेशन. Early decarbonization of Indian industry, align climate goals with the trade competitiveness, or decarbonization of Indian industries, reflect a rare case of climate justice where developing nations mitigating efforts are acknowledged rather than penalized. अब इन नॉर्म्स को फुलफिल करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन यही कि कार्बन एमिशन यूरोप के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर यूरोप सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यूरोप फेस कर रहा है दैट वाज कार्बन एमिशन, दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड. और उसके साथ साथ जो पोल्यूटेंट्स, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं कि पोल्यूटेंट्स की या एक ज्योग्राफिकल फीचर है कि जो भी हवा नॉर्थ से चलेगी, यहाँ से हवा उठेगी, वो यहाँ जाके ही सिंक कर रही है. हालांकि बीच में 2 बेल्ट और आती हैं, बट अल्टीमेटली कार्बन एक्यूमुलेशन यहाँ पर होगा. तो जितनी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सब यूरोप में जाके जमा होते हैं, तो यूरोप उस पोल्यूशन को सबसे ज्यादा फेस कर रहा है. उसके कॉन्सिक्वेंसेस इवेंचुअली यूरोप ही फेस करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हवाएं उठती हैं, इक्वेटोरियल रीजन से जो हवाएं उठती हैं, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म में वो यूरोप तक पहुंचती हैं. ठीक, तो यूरोप कहता है कि हम सबसे ज्यादा, हमें इनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का, इस करके हमें अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगानी पड़ेंगी अपनी इंडस्ट्री के ऊपर. पर अगर आप अपना माल हमें बेचते हैं तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे. अब इस प्रोसेस से क्या होगा? इस प्रोसेस से क्लाइमेट जस्टिस मिलेगा सब लोगों को. अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और क्लाइमेट जस्टिस मिलेगा, मतलब ये है कि बिना एनवायरनमेंट पोल्यूट किए आप अपने प्रोडक्ट हमें बेच सकते हैं और आप अपने यहाँ पर टैक्स पे करके, इसका मतलब डिस्करेज करेंगे कार्बन एमिशन को. हम भी डिस्करेज कर रहे हैं, यूरोप तो पहले से कर रहा है, पिछले 20 साल से वो डिस्करेज कर रहा है, हमें भी ये डिस्करेज करना पड़ेगा. अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगती है तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा अगर आपने कार्बन एमिशन कम नहीं किया. इसका मतलब यू हैव टू अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्निक, ताकि कार्बन एमिशन, अगर आप आज 1 टन कार्बन एमिशन कर रहे हैं, 2030 तक आपको आधा टन कार्बन एमिशन ही करना अलाउड होगा, और उतने पर भी आपको एक मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा. आप अगर आप इसको करते हैं तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे. ठीक, और बोले अगर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं कर रहा, ये इंडिया और यूरोप के बीच में एक इशू है. और नाउ द पॉइंट इज, अब आपको क्या करना है, इसको कार्बन, दूसरा तरीका ये है कार्बन एमिशन को रोकने का, या फिर ये कि पोल्यूशन को रोकने का दूसरा तरीका ये होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ. अब इंडियन कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन करो, ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाओ. जितना आपने जंगल लगाया, आपने पोल्यूट किया, उतना ही पेड़ों ने उसको कंपनसेट कर दिया. इवेंचुअली आपका पोल्यूशन ही कम हो रहा है. आप नॉर्म्स करके करो, आप मशीनें लगा के करो, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके लगो, या फिर आप जंगल लगा के करो. However, the success of this proposal hinges on the credibility of Indian carbon market institutions. अब ये कि इंडियन कार्बन मार्केट जो है वो ईमानदारी से अपना काम करती है कि नहीं करती. यूरोप को हमेशा एतराज रहेगा, वो सस्पिशियस रहेगा इंडिया को लेके. इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम
commonly called as Indian carbon market, remains nascent and fragmented, unlike the EU two-decade-old ETS, which operates with strict caps, auction mechanism, and third-party verification. तो वहां पर वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती है कि कितने इमिशंस हुआ है, कितना नहीं हुआ, और अगर एक्स कंपनी ने पोल्यूशन ज्यादा किया है तो ए कंपनी जिसने पोल्यूशन कम किया है वो अपने कार्बन क्रेडिट उसको बेच सकती है, जो ज्यादा पोल्यूट कर रहा है और जो कम पोल्यूट कर रहा है। कम पोल्यूट करने वाले को एडवांटेज मिलेगा, इसका मतलब जो ज्यादा पोल्यूट करने वाला हो कम पोल्यूट करने वाले को पैसे पे करेगा। So Indian system currently depends on project-based offsets and efficiency improvement, not legally binding emission caps. अभी legally binding emission caps हमारे यहाँ पे follow नहीं होते। For the EU to accept ICM credits as valid, they must represent genuine, verifiable reduction in the emission. तो हमें बताना पड़ेगा कि ऐसा करने से emission norms में improvement आई है, emission कम हुआ है, carbon emission कम हुआ है, pollution कम हुआ है। Then weak regulatory oversight, absence of transparent registries and limited enforcement reduce credibility. अब ये एक एस्पेक्ट्स हैं को बड़ी इंडस्ट्री सरकार के लिए मुसीबत ये है कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करे, एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, उसके ऊपर इनके ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शंस अगर लगेंगी तो इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं कर सकती। पहली तो पॉइंट ये, हमारा और चाइना का ये मानना था कि इस कार्बन एमिशन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंडिया चाइना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंट्रीज की है जिन कंट्रीज में सबसे पहले जो ग्लोबल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जिन कंट्रीज में इंग्लैंड अमेरिका में सबसे पहले आया, तो आप लोगों ने जो कार्बन प्रोड्यूस की है वो कार्बन एक बार एनवायरमेंट में आ जाने के बाद 100 साल तक वो सर्वाइव करती है। ठीक, 100 साल के बाद वो 50% होती है, फिर 100 साल के बाद वो 50% होएगी, फिर 100 साल के बाद और कम हो जाएगी। इसका मतलब कार्बन को पूरी तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से पूरी तरह जाने के लिए 2, 3, 400 साल लगते हैं। तो हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं की, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन है, उसके लिए जो ग्लोबल नॉर्थ है वो रिस्पॉन्सिबल है, साउथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Unless India upgraded its market into the compliance grade system, हालांकि बहस नहीं करना, हमें लड़ना नहीं है उनसे, ठीक, हमें ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो इसके कुछ नॉर्म्स हम अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो जाएं, हालांकि उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। With legal accountability and transparent verification, EU may not recognize India's carbon prices as valid deductions over CBAM. अब वो कहेंगे आपके यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं हमारे उनसे मैच नहीं करते, इस करके इंडिया और यूरोप के बीच में ये एक इशू है। द कार्बन प्राइस गैप एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी रिस्क, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जिसको मैंने पहले डिस्कस किया आपसे। यूरोप में किसी चीज के लिए अगर 200 यूरो लगते हैं और इंडिया में उसी काम के लिए अगर आपको 500 रुपए पे करना है ना, तो कभी मैच हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इंडियन प्रोडक्ट हमेशा सस्ते भी रहेंगे और कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस करने के बावजूद भी आपने अपना सामान बेच दिया, क्योंकि आपके यहाँ पे प्राइसेस बहुत थोड़ा है या ना के बराबर है। So even the institution reforms, price disparity remains a majority issue. The EU ETS carbon price average between 60 to 80 ton, 60 to 80 euro per ton, while India में emerging market trends इमर्जिंग मार्केट ट्रेड्स अराउंड $5 to $6 पर टन, और यूरोप के अंदर 60 to 80 यूरो पर टन है। तो यूरोप में अगर आप कार्बन एमिशन करते हैं 1 टन के लिए आपको 60 to 80 यूरो देने पड़ते हैं, और इंडिया में उसी की कॉस्ट लगभग 5 से 10 टन है, 5 से 10 यूरो पर टन है। तो दिस प्राइस गैप अंडरमाइंस equivalence. European Union regulators might allow only partial deduction, leaving exporters exposed high CBM payment. तो उस करके यूरोप के पास एक ऑप्शन है कि हमारे लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए। Consequences, Indian industry could face double financial burden. अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडियन इंडस्ट्री को डबल टैक्सेशन बर्डन फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर डबल हो जाएंगे। डोमेस्टिक कंप्लायंस एंड CBM levies. So this could fuel industrial resistance and political backlash, pressure from the government to dilute climate measures. तो अगर यूरोप हमारा सामान नहीं खरीदता, हमारे प्रोडक्ट वेस्ट नहीं खरीदता, या हमारे प्रोडक्ट नॉर्थ नहीं खरीदता, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो हमारे यहाँ पर सरकारों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि दफा करो इसको, पेरिस एग्रीमेंट को, हम भी बाहर आते हैं।
अमेरिका कौन सी परवाह कर रहा है, अमेरिका भी तो बाहर आ ही गया, हम भी बाहर आ जाते हैं। ये बाइंडिंग कोई लीगली बाइंडिंग तो नहीं, हम एक सोवरेन कंट्री है और हमें अल्टीमेटली अपनी इंडस्ट्री प्रमोट करनी है, और इसको छोड़ देंगे तो देखा जाएगा फिर जो होगा। देन उसके बाद potential resolution like sector specific carbon contracts and negotiated price floor are technically possible but politically sensitive, required long term EU India coordination। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन ही करना पड़ेगा हमें उनके साथ, और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। Geopolitical contradictions and the way forward। Geopolitical contradiction में the linkage also presents sovereignty and diplomatic challenges। India, along with several developing countries, has opposed CBAM as WTO, calling it unilateral and protectionist। By connecting its market to CBM, India risks appearing to legitimize a mechanism it has previously criticized। It could lead to trade disputes। तो दोनों के बीच में trade disputes होंगे if EU authorities find India's carbon pricing inadequate। उनको लगेगा कि आप यहाँ पर उतना टैक्स नहीं लगा रहे जितना हम लगा रहे हैं, तो आपका टैक्स हमसे बहुत कम है, आपके प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। अगर आपके सस्ते प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आएंगे तो हमारे मार्केट को खराब करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज मर जाएंगे सब। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रिक्शन है। इफ एक्सपोर्टर्स फेस पेनल्टीज डिस्पाइट कोऑपरेशन। So way forward, despite challenges, the CBM ICM linkages can become a landmark model for the global North-South cooperation in climate policy। To achieve this, क्या करना पड़ेगा? Strength market integrity। India must enhance transparency and compliance within the carbon market। EU support। The EU should provide technical, financial, and policy assistance for the market development। Phased implement, begin with the pilot sector and expand gradually। Joint monitoring mechanism, establish a framework for shared auditing and verification। अगर ऑडिटिंग शेयर्ड हो जाएगी, कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, फिर हो सकता है कैसा हो, आपके पास एक डाटा दिखाना पड़ेगा कि ये पहले प्रोड्यूस करते थे, कार्बन एमिशन हमारे यहाँ पर नॉर्म्स ये थे, अब ये वाले हैं, ये पेनल्टी लगी है, जेन्युइन पेनल्टी ये है, इतना इसने पार्टिसिपेशन किया है, इसने इसके अफॉरेस्टेशन किया है, इतना ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया है, 2025 में ये था, अब 2026 में आके ये है, 2030 तक आते आते ये आ जाएगा। Conclusion, the proposed CBM ICM linkage represents both opportunity and risk। It has potential to protect Indian exporters, accelerate industrial decarbonization, and redefine global climate diplomacy। However, it also exposes gaps in India's carbon market structure, regulatory strength, and price competitiveness। If handled collaboratively with mutual trust and institution strength, this initiative could become टेम्पलेट फॉर इक्विटेबल क्लाइमेट कॉपरेशन इन द 21st सेंचुरी। तो अल्टीमेटली हमें यही करना है, 21st सेंचुरी में इंडिया को आगे लेके जाना है, और ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से हम लोग को 40 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी लेके जाना है। 2048 तक अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो उस करके हमें अपने एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट अगर फिनिश्ड गुड्स का होगा तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। नहीं तो नॉर्थ ये कोशिश करता है कि इंडिया से या साउथ से अगर रॉ मटेरियल खरीदा जाए और रॉ मटेरियल से बना के सामान फिर फिनिश्ड गुड की फॉर्म में फिर इन्हीं कंट्रीज को बेचा जाए। जैसे हम लोग पास्ट में देखते हैं, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, राज के टाइम पर क्या होता था, कॉटन यहाँ से अमेरिका जाती थी और वो मिट्टी के रेट में जाती थी और अमेरिका से कपड़ा बन के आता था। फिर वो ऑब्वियसली उसने अमेरिका की ग्रोथ में, इंग्लैंड की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल पार्टिसिपेट किया। इंग्लैंड की यही नॉर्म्स अमेरिका को लेके भी, जब इंग्लैंड अमेरिका को कॉलोनी बनाता तब भी यही करता, अमेरिका से कॉटन मंगवाता, अपने यहाँ से कपड़ा बना के बेचता है। ग्रेजुअली वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हमें लंबे टाइम तक इंग्लैंड ने एक्सप्लॉइट किया। रिसेंट ईयर्स में व्हाट इट इज सीन दैट कि यूरोप में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यूरोप में नहीं, अफ्रीका में, सॉरी, अफ्रीका में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यूरोपियन कंपनीज को लेके, खासतौर के ऊपर फ्रेंच कंपनीज को लेके, जिसको कई बार डिस्कस करते हैं कि जो अफ्रीका का ये जो पोर्शन है, इन वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो फ्रेंच कंपनीज हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्रेंच कंपनीज यहां से रॉ मटेरियल्स को अपने यहां मंगवाती है, उससे फिर फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर दुनिया की दूसरी कंट्रीज में बेचती है, और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ऑब्वियसली ये मिट्टी के रेट में खरीदे जाते हैं। चलो, यूपीएससी के लिए क्या क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: सीबीएम यूरोपियन यूनियन इम्पोजिंग कार्बन प्राइस इंपोर्ट्स, ईटीएस यूनाइटेड स्टेट्स सब्सिडाइजिंग क्लीन टेक्नोलॉजी, आईसीएम इंडिया है डोमेस्टिक कार्बन ट्रेडिंग। आंसर इसका ए इज राइट, 1 and 3, ईटीएस नहीं है। द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस?
इक्वलाइजेशन कार्बन कॉस्ट बिटवीन इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक गुड्स, प्रमोटिंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, एंड ये तो नहीं है, फाइनेंसिंग रिफॉरेस्टेशन इन डेवलपिंग नेशंस, इसके लिए नहीं है सीबीएम एडजस्टमेंट। तो ये जो फॉरेस्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का है। तो फाइनेंसिंग री रिफॉरेस्टेशन इन डेवलपिंग नेशंस, ये भी नहीं है। देन उसके बाद क्रिएटिंग अ ग्लोबल फंड फॉर द कार्बन न्यूट्रलिटी, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये इक्वलाइजिंग कार्बन कॉस्ट बिटवीन इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक गुड्स, यही इसका मैकेनिज्म है सीबीएम का। देन द इंडियन कार्बन मार्केट आईसीएम अंडर द कार्बन क्रेडिट, under the carbon credit trading scheme is primarily aimed at establishing a nation level cap and trade system for the greenhouse gas emission, replacing goods and service tax GST for industries, subsidizing carbon intensive industries and financing renewable energy imports। आंसर इज ए, यही आंसर इसका सही है, बाकी सब गलत है। यूपीएससी मेंस के लिए क्या क्वेश्चन होगा? डिस्कस द सिग्निफिकेंट एंड चैलेंजेस ऑफ लिंकिंग इंडियन कार्बन मार्केट विद यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम। तो ब्रीफली एक्सप्लेन सीबीएम आईसीएम ऑब्जेक्टिव्स। बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे बेटा? सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी? क्लाइमेट जस्टिस, रिड्यूस्ड डबल टैक्सेशन सिस्टम, ट्रेड कंपिटिटिवनेस। चैलेंजेस में क्या आएगा? इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जो इंडिया के अंदर है, प्राइस डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क ये भी इंडिया के अंदर। कंक्लूजन में स्ट्रेस नीड टू ट्रस्ट बेस्ड, फेज्ड एंड ट्रांसपेरेंट लिंकेज। How does CBM ICM linkages reflect both an opportunity for climate cooperation and challenges to India's economic sovereignty? Discuss. इंट्रोडक्शन के अंदर डिफाइन सीबीएम, इंडियाज पोजीशन इन डब्ल्यूटीओ, बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, कंक्लूजन आपको लिखना है, एक्सपर्ट रिलीफ, क्लाइमेट अलाइनमेंट, वही सब जो चीजें हैं। द लिंकेज बिटवीन इंडियाज कार्बन मार्केट एंड सीबीएम कुड ट्रांसफर ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस एनालाइज विद रेफरेंस टू इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। जब हम लोग किसी न्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कई बार ये लगता है कि ये तो सारी आती है, अब ये भूलेगी नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट पॉइंट ये है कि 15-20 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके वो फेड आउट हो जाएंगी। जब आपसे पेपर में आईसीएम और सीबीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको लगेगा कुछ पढ़ा तो है, कुछ सुना सुना तो है। और जब ऑप्शन 4 आएंगी तो क्योंकि यूपीएससी के आंसर्स में, क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऑप्शन जो होती हैं बहुत क्लोज होती हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस करके जब भी आप करंट अफेयर के नोट्स पढ़ते हो तो उसके अपने हाथ से नोट्स बनाओ, बार बार आप लोगों को कहता हूँ। और नोट्स बनाने से इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस करना और उसको बार बार रिवाइज करना। अगर किसी टॉपिक के ऊपर, हालांकि हो सकता है कि कई बार हम लोगों को लिए लगता है कि ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर नहीं है, यूपीएससी कॉम्प्लेक्स करके पूछती है, वो पॉइंट ये कि आपने उस क्वेश्चन को लिख के देखा हुआ है ना, एक बार प्रैक्टिस की है आपने। तो अगर आपने उसके फॉर्मेशन के ऊपर काम किया है, पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 3 में क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपके उस कॉन्सेप्ट से ऊपर कंपैरेटिवली कमांड है। तो इस करके इन क्वेश्चंस को पढ़ना और उसके बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद लिंकेज बिटवीन इंडियाज कार्बन मार्केट, ये सब सेक्शंस हैं बेटा, टिप्स हैं, ये देख लेना आप। एशिया पैसिफिक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, 2 न्यूज रह गई थी, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। एक और न्यूज बची है नेवा वाली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया ई विधान, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा है। अब ये बहुत इजी है, 2 लाइन के अंदर ये खत्म भी हो जाएगा, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक नया मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ने डेवलप किया, डिजिटलाइज कर दिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। इसका मतलब सरकार से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो किसी एमएलए को चाहिए होगी या किसी और को भी चाहिए होगी, वो सब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। पार्लियामेंट के जितने काम हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने काम हैं, वो सब डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर यहाँ पे रहेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। Ministry of Parliamentary Affairs recently hosted 3rd National Conference on the National E-Vidhan Application, NIVA इसको नाम दिया उन्होंने, marking a significant step in India's digital governance of legislative bodies. The National E-Vidhan Application, NIVA, is digital platform है aimed at transforming the legislative operations of all the state legislatures, ध्यान रखना बेटा, all state legislatures and union territories assemblies into paperless and integrated system। तो क्योंकि एपी ऐप एक ही ऐप है, ऐप के अंदर सारा डाटा, सारा जो सिस्टम है वो सब एक ही ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इसका मतलब सरकार से जुड़े हुए जितने काम हैं, स्टेट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है, वो सब एक ही पोर्टल के ऊपर, एक ही ऐप के ऊपर सब अवेलेबल होंगे। इसका मतलब पेपरलेस होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ 44 मिशन मॉडल प्रोजेक्ट MMPs अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, reflecting the government's commitment to digital transformation and transparency in governance. The initiative operates under the vision of one nation, one application.
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन का प्रोविजन किससे रिलेटेड है? दैट इज नेवा से रिलेटेड है। इंटीग्रेटिंग लेजिस्लेटिव हाउसेज यूनिफाइड टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डिजिटलाइज लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, मिनिमाइजिंग पेपर यूजेजेस, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, टू क्रिएट सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर लेजिस्लेटिव डाटा एक्सेसिबिलिटी इन रियल टाइम एंड मेंबर्स एंड पब्लिक। तो मेंबर के लिए भी और पब्लिक के लिए भी एक ही जगह के ऊपर सारे प्रोविजंस, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ये सब कुछ एक ही जगह पे मेंशन रहेगा। इवेंचुअली टारगेट ये है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके और डिजिटल वे में पहुंच सके। की फीचर्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एक्सेस, लेजिस्लेटर कैन एक्सेस, लेजिस्लेटर मतलब हमारे नेता लोग, कैन एक्सेस, लेजिस्लेटर्स कैन एक्सेस ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन from members, contact details, rule, procedure, notices, bill, agendas and single interference। तो एक ही जगह के ऊपर सरकार का एजेंडा क्या था, प्रोग्राम क्या थे, ये सब एक ही जगह पे अवेलेबल होगा डिजिटल फॉर्म के अंदर। चेयरपर्सन सपोर्ट, असिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन इज कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स स्मूथली बाय स्ट्रेंथनिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। कोई डॉक्यूमेंट पेपर कम्युनिकेशन होगा, सब डिजिटल फॉर्म के अंदर है, पेपरलेस होगा सब कुछ। देन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अब ऑब्वियसली सारा एक ही क्लाउड बेस्ड है, दैट इज मेघराज 2.0 गवर्नमेंट का बना हुआ एक क्लाउड सिस्टम है। गवर्नमेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। मल्टीलिंगुअल इंटरफेरेंस सपोर्ट्स मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी क्रॉस डाइवर्स लिंग्विस्टिक रीजन्स। उसके बाद डिवाइस न्यूट्रल डिजाइन कैन बी यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अलाउइंग मेंबर्स टू फंक्शन इफेक्टिवली फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी वो चेक कर सकते हैं प्रोग्राम, गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन। देन रियल टाइम डाटा एक्सेस होगा, प्रोवाइड्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन बिल्स, रिपोर्ट, बुलेटिन्स एंड प्रोसीडिंग्स फॉर इन्फॉर्म्ड डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग। डिजिटल रिपोजिटरी है, सिक्योरिटी स्टोर्स लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स, securely stores legislative records, ensuring authenticity and confidentiality of data। बस कुल मिला के यही है इसके अंदर। सिग्निफिकेंस क्या होगा? प्रमोट्स इको फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी बाय रिड्यूसिंग पेपरलेस डिपेंडेंसी, पेपर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद एनहांसेस इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय लिंकिंग ऑल लेजिस्लेटिव बॉडीज थ्रू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनकरेजेस सिटीजन पार्टनरशिप बाय मेकिंग लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेटिव एंड इजीली एक्सेसिबल ऑनलाइन। तो आपको सरकार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ई नीवा डाउनलोड करो और सरकार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सरकार कौन से प्रोजेक्ट पे काम करी है, कितना इसके ऊपर काम हुआ, कितना खर्चा आया, रिपोर्ट क्या आई इसकी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या क्या प्रोविजंस है इसके? इट इज वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इट एम्स टू मेक लेजिस्लेटिव फंक्शन फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फुली पेपरलेस। इट इज होस्टेड टू मेघराज 2.0 नेशनल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब 1 2 3 तीनों से ही है इसके ऑप्शंस। सो द टर्म वन नेशन वन एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया। वन नेशन वन एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के लिए इंप्लीमेंट होगी। द नेवा प्लेटफॉर्म इज मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी फॉर प्राइमरली इंटेंडेड टू facilitate international collaboration of legislative studies, ensure accessibility across India's diverse linguistic regions। क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल है, कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव है। प्रोवाइड ट्रांसलेशन ऑफ ग्लोबल ऑब्जर्वर्स नहीं है, इनेबल वॉइसेस टू टेक्स्ट लेजिस्लेटिव ये भी नहीं है। तो निविधान प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी का मतलब यही है कि आपको हर लैंग्वेज के अंदर डाटा यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। अब इसको प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखो। जितने हम लोगों ने फैक्ट डिस्कस किए हैं, अगर ये फैक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सब एक जैसा ही मिलता जुलता लगता है। पढ़ा तो है आपने, नोट्स बनाने हैं बार बार, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। अदरवाइज ये जो डाटा है ये सब आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। वशिष्ठ एकेडमी लाइव के ऊपर जाओ, वहाँ पे फ्री मटेरियल के अंदर सारा डाटा अवेलेबल होगा, जो भी हम लोग करंट अफेयर यहाँ डिस्कस करते हैं। मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हाउ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया एंड गुड गवर्नेंस। आंसर टिप में बिगिन विद द बैकग्राउंड ऑफ डिजिटल इंडिया, देन एक्सप्लेन नीवा फीचर क्या क्या है, डिजिटलाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लाउड होस्टिंग है, डिस्कस इंपैक्ट मेघराज 2.0, पेपरलेस गवर्नेंस है, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी है, कंक्लूड विद इट्स रोल इन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन, विजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं? डिफाइन द विजन ब्रीफली, हाईलाइट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लेजिस्लेचर्स, लिंक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
एंड स्टैंडर्डाइजेशन, डाटा ट्रांसपेरेंसी, मेंशन बेनिफिट्स टू बोथ लेजिस्लेटिव एंड सिटीजन्स। सो इतना ही है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।